नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को स्टार्ट किया हुआ था और उसमें से हमने स्क्वायर के बारे में कुछ चर्चा कर ली हुई थी और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे हम पहचाने उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट आपको लिखाए हुए थे। आज उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है और बेसिकली आज हमको बात करनी है अपने स्क्वायर रूट पर। आज ठीक है, वर्गमूल पर आज हमें चर्चा करनी है कैसे हम चुटकियों में वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े जो पेपर में वर्गमूल दिए जाते हैं और आप उनको अगर गुणनखंड विधि या भाग विधि जो आप लोग अभी तक जानते चले आए हैं बेसिक से, उससे अगर करने बैठेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, और मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे चुटकियों में देखते ही वर्गमूल को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे भी सरल तरीके से आपको घनमूल बता दूंगा कि घनमूल तो आप देखते ही वर्गमूल से भी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस बने रहिएगा। बस कंडीशन यही होगी कि आपको वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात करना चाहूंगा। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको प्रीवियस क्लासेस नहीं मिलती हैं। एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हैं। तो आपके पास देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप आर्या आईएएस चैनल पे जाइए और उसके बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके चेक करिए, वहां पर सारी क्लासेस जितनी भी हुई हैं यूपी टेट सुपर टेट को लेके सारे क्लासेस के जो वीडियो पड़े हुए हैं, अगर वहां से आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है, वैसे तो मिलेंगी लेकिन अगर कुछ लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सारी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो आप उन पर क्लिक करके डायरेक्टली प्लेलिस्ट यहां से भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्या आईएएस का टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस ग्रुप में समय समय पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं और आपकी जो क्विजेस भी कराई जाती हैं, जीएस जीके से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीजें जो क्विजेस कराई जाती हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। बाकी जो यूपी टेट सुपर टेट के स्टूडेंट हैं उन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जिन्होंने नहीं अभी ज्वाइन किया, जो लोग पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, वो हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो भी व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, उसको देख के मुझे उसमें मैसेज करेंगे, एंट्री सुपर टेट या एंट्री यूपी टेट लिखकर, मैं उनको उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, अब आज हम लोग अपनी कक्षा के बारे में प्रारंभ करते हैं कि आज हमको अपनी क्लास में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली टॉपिक तो लिखा हुआ है, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें से हम लोग अपने स्क्वायर चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्क्वायर जो सेगमेंट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत ही देखिए सेगमेंट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसी के बाद हम क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का कुछ भाग पढ़ेंगे, वो भी हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी चीजें और जितनी चीजें अभी तक आपने बेसिक पढ़ी हैं, आप देखेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे, बड़े बड़े सवाल सीरीज वाले, कितनी आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीजों का बेसिक अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो आज हमको बेसिकली अपने बात करनी है किसके बारे में, वर्गमूल के बारे में। ठीक है, लेकिन वर्गमूल को जानने से पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकलेगा। कोई जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसी का वर्गमूल आपको निकालने को दिया जाएगा, लेकिन पहले आप पूर्ण वर्ग संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको पहचानना तो सीखिए। तो मैंने उसके लिए कुल 4-5 पॉइंट बताए हुए थे। कौन कौन से पॉइंट बताए हुए थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले बताया हुआ था कि किसी भी संख्या का वर्गमान, किसी भी संख्या का वर्गमान ही उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने बताया था, उसको एग्जांपल दिया हुआ था। इसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर है तो उसके बाद जो है अंतिम डिजिट उसकी क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, या तो 9 होगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई डिजिट आती है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये मैंने कंडीशन बताई थी। लेकिन अगर 2
3, 7, 8 इन 4 डिजिट में से अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई 4 डिजिट में से अगर कोई भी संख्या के अंतिम में अगर ये 4 डिजिट आती हैं तो वो सीधे तौर पर आप उसको नकार देंगे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस बारे में भी चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा किए थे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो शून्यों की संख्या अगर सम है, शून्यों की संख्या अगर सम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन विषम के केस में बताया था कि अगर शून्यों की संख्या विषम है, इस तरीके से मान लीजिए जैसे 3 शून्य है, 5 शून्य है, 7 शून्य है, नंबर ऑफ शून्य की बात कर रहा हूं, तो ये सीधे तौर से आप नकार देंगे कि ऐसे विषम शून्यों वाली संख्या सीधे तौर पर क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। इसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में आपको 5 दिखे तो उसका दहाई का अंक जो होगा 2 होगा। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैंने कुछ कंडीशन बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगला पॉइंट जो था हमारा, मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या के अंत में 6 दिखता है आपको तो उसके जो दहाई का अंक है वो हमें विषम अगर होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी या फिर नहीं होगी। मतलब दोनों के इसमें संभावना की बात मैंने की थी ना, इसमें कि संभावना होगी, संभावना हो सकती है कि मतलब वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर 6 है अंतिम में और उसके दहाई का अंक अगर सम है तो सीधे तौर पर आप उसको नकार देंगे, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उन्हीं पॉइंटों में आज हमारा एक आप छठा पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, एक 6 नंबर का पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। पिछली क्लास में वो नहीं बताया था मैंने आपको, वो भी ऐड कर लीजिएगा। आप ये लिखिए कि अगर संख्या सम है, जो हमें संख्या दी गई है उसमें लिखिए संख्या, यदि संख्या सम होगी, लिखिए यदि संख्या, इस तरीके से उसी पॉइंट के आगे जो आप लिख रहे थे उसी में नंबर डाल के छठा ही होगा आपका नंबर, लिख लीजिए यदि संख्या सम होगी और उसके, यदि संख्या सम होगी और वह संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम देखिए जो मैंने बताया था पॉजिटिव बातें होंगी उसमें संभावना की बात होगी और जो नेगेटिव बातें होंगी वो बिल्कुल कंफर्म होगी। तो मैंने इसमें लिखा यदि संख्या सम होगी और वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, और वह संख्या 4 से विभाज्य मतलब डिवाइड होगी, 4 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी, तो लिखिए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। ये इस तरीके के पॉइंटों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि इसमें संभावना की बात है, इसमें कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी। पूर्ण वर्ग के केस में हमेशा याद रखिएगा कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि ये संख्या कंफर्म होगी ही होगी। अगर नहीं होगी तो उस बारे में नेगेटिव केस को तो कंफर्म बोल देगा कि ये इस तरीके का अगर केस दिखेगा तो कंफर्म नहीं होगी। लेकिन अगर होने वाला केस है कि हो भी सकती है नहीं भी, उसमें कंफर्म नहीं बता सकता। तो मैंने लिखा यदि संख्या सम होगी और वह 4 से विभाज्य होगी, मतलब संख्या जो दी गई है अगर वो सम संख्या है और अगर वो संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। तो जैसे हमने संख्या लिखा मान लीजिए 196, ठीक। लेकिन इसको लिखने से पहले जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको लिखने से पहले आप कुछ बेसिक बातें यहां पे देख लीजिए। देखिए सम संख्या के केस में कौन कौन सी अंतिम में डिजिट पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहेंगे कि अंतिम में या तो 0 आए तो सम संख्या होगी, अंतिम में या तो 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए या तो 8 आए, ठीक है। इन्हीं में से तो कोई अगर डिजिट आती है अंतिम में किसी भी संख्या के तभी तो वो सम कहलाएगी, ये बताइए मेरे को। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, इनके अलावा तो और कोई डिजिट होगी नहीं जो सम कहला जाएगी। अगर इन्हीं डिजिट में से कुछ संख्या के अंत में कोई डिजिट आती है इन्हीं में से तो वो संख्या सम होगी। लेकिन आपको मैंने 2 के केस में तो सीधा सीधा नकार दिया था, मैंने बोल दिया था कि अगर आपको 2, 3, 7, 8 इन 4 डिजिट में अगर कहीं पर भी संख्या अंतिम में डिजिट दिख जाए तो वो सीधे तौर पे आप नकार देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप इसमें 2 को तो सीधे तौर पर नकार देंगे, इसी तरह इस तरह से 8 को हटा देंगे। तो इन दोनों संख्याओं पे तो आपको बात ही नहीं करनी है, इन दोनों को तो देखते ही अगर अंतिम में दोनों डिजिट आपको दिख रही है किसी संख्या के तो सीधे तौर पे आप बोल देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जो संख्या बचती है कौन सी हमारी बची, 2 बचता है,
4 बचता है और 6 बचता है। ये 3 डिजिट की बात होगी। अगर ये 3 डिजिट किसी भी संख्या के अंत में दिखेंगी तो वो सीधी सी बात है, वो सम संख्या होगी। ठीक, पहला केस मैंने बोला, अगर संख्या सम होगी तो सम संख्या अगर इन 3 डिजिट में दिखेगी तो वो सम संख्या। इसके बाद दूसरा केस मैंने बोला, और वो 4 से विभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मिलती हैं तब वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, और एक चीज अभी आपको मैं आगे चल के जब डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं 4 से विभाज्य होने का नियम भी बताऊंगा कि अगर किसी संख्या की जो संख्या दी गई है, देखिए आप 4 से, तो उस संख्या को पूरा डिवाइड करके देख लीजिए, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरी तरह से कट रही, तो भी आप क्लियर कर देंगे कि वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपको शॉर्ट मेथड में देखना है तो 4 के लिए मैं बता दूं, 4 के लिए स्पेशली बता रहा हूं, 4 के लिए स्पेशली बता दूं कि आपको उसके पूरे डिजिट को नहीं आपको डिवाइड करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक डिवाइड करके देख लेंगे। अगर अंतिम 2 अंक जो है 4 से हमारे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। देखिएगा, मैं अभी आपको इसका इंप्लीमेंटेशन बताता हूं। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ये लिया 196। ठीक, अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये आपकी सम संख्या है। ठीक, और सम संख्या में भी देखिए कौन सी डिजिट आ रही है, 6, तो 6 डिजिट आ गई और सम संख्या है। तो आप इसमें ये देखिए कि ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो रही। तो देखिए आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो पूरी संख्या को आप डिवाइड करके देखें, तो जब पूरी संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो भी आप देख रहे होंगे कि 4 चौको 16, 4 बार भाग गया, इसके बाद 16 में 3 बचा, और 3 का 4 9 36, पूरी तरह से कट गया। तो आप तो एक तरीका तो ये है कि पूरी तरीके से संख्या को डिवाइड करके 4 से देख लीजिए। ठीक है, और एक दूसरा तरीका यह है कि केवल जितनी भी बड़ी संख्या, भाई अभी तो ये छोटी संख्या है तो आपने आराम से कर लिया, अगर बहुत बड़ी संख्या दे दी गई तो आप उस संख्या के केवल अंतिम 2 डिजिट केवल 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर अंतिम 2 डिजिट जो हमारी 4 से डिवाइड हो रहे तो इसका मतलब पूरी संख्या जो होगी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 के लिए भी नियम लिख लीजिएगा। तो यहीं से देखिए डिविजिबिलिटी चैप्टर भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है और आप सीखते चले जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 100 जो हमने 96 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 बचा तो 16 हुआ, 4 चौको 16। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। तो अब जब ये डिवाइड हो रही है तो अब इसमें केस लग जाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो 196 मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था किसका वर्ग होता है, 196 आपको पता है कि 14 का वर्ग होता है। ठीक, देखिए कितनी आसानी से आपने चीजों को कर लिया। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 256, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब आप देखिए 256 में अंतिम में 6 है, इसका मतलब ये फिर सम संख्या है। सीधे से आप देखने से पहचान जाएंगे सम संख्या है। यहीं अगर अंतिम में आपको 2 3 7 8 दिख जाएगा तो, लेकिन आप उसको सीधे तौर पे नकार देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 2 3 7 8 का तो एक हमने नियम अलग से ही बना रखा हुआ है। ठीक है, और आप इसके केस में देखिएगा 6 आ रहा है, तब आपको देखना है क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है, तो आप अंतिम 2 अंक देख लीजिए। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 बार में डिवाइड हो जाएगी संख्या। 14 बार मैंने 56 काटा तो 14 बार गया, इसका मतलब 4 से अंतिम 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या को जब हम काटेंगे तो पूरी तरीके से संख्या 4 से डिवाइड होगी। देखिए डिवाइड करने में कुछ और आएगा, वो एक अलग मैटर, लेकिन अब आप देखिए कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये कंफर्म है। ये 4 से डिवाइड हो, भाई आप 256 को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा डिवाइड होने के बाद, वो एक अलग मैटर है क्या आता है। लेकिन आप बस आपको ये चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और डिवाइड करने के लिए केवल आपको अंतिम 2 अंक पकड़ने हैं 4 से। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड है। अगर आप वो 4 से डिवाइड है तब आपको चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, तब आप इसको देख लेंगे। 256 मैंने आपको किसका वर्ग बताया था, सीधा सीधा मैंने बताया था 16 का स्क्वायर होता है। तो ये कुछ पॉइंट के बारे में हमने बात करी जो पिछली क्लास में रह गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट की चर्चा करने के बाद उम्मीद करूंगा कि ये सभी को ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आज अपने मेन टॉपिक, जिसके बारे में हमें आज पूरी क्लास में चर्चा करनी है, और चुटकियों में ये मेरी गारंटी है कि जब आप ये क्लास खत्म होगी तो आप इसके क्लास के अंत में जो वर्गमूल होगा, जो बड़े बड़े वर्गमूल दिए जाते हैं पेपर में और जो आप चाह कर भी काफी समय देने के बावजूद भी गलत कराते हैं, उन सवालों को देखिएगा आप कितनी आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस क्लास के अंत तक बने रहना। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे आप वर्गमूल पढ़ते हैं, ठीक, सबसे पहले वर्गमूल का कुछ बेसिक जान लेते हैं कि हमें वर्गमूल में बेसिक क्या जानना चाहिए। वर्गमूल, ठीक, वर्गमूल का मतलब क्या, इंग्लिश वाले देख लेंगे, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट को हमें किस तरीके से आज जानना है। तो सबसे पहले पता है कोई संख्या अगर लिखी हुई है वर्गमूल के अंतर्गत तो वर्गमूल को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, सिंबल क्या होता है। तो एक तो देखिए वर्गमूल का सिंबल ये होता है, ये अच्छे से सभी लोग जानते होंगे। इसके अंतर्गत मान लीजिए इस तरीके से हमेशा दिया जाएगा, आपको इस तरीके से लिख के दिया जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब अगर 2 यहां पर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 यहां पर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, नहीं, घनमूल के केस में तो देखिए हमेशा आपको बोलेगा या तो कि इसका घनमूल निकालिए, अगर नहीं बोलता है तो यहां पर आपको घनमूल के केस में 3 लिखकर देगा, ठीक। लेकिन वर्गमूल के केस में डायरेक्ट आपको ऐसे भी दे सकता है कि इस संख्या का आप वर्गमूल निकालो। तो अगर यहां पर भी कुछ नहीं लिखा है तो आपको यहां पर सीधे तौर पर कभी भी मैथ पढ़िएगा हमेशा यहां पर आपको 2 मानना है कि यहां पर 2 होता है। इस तरीके को मन में बैठा लीजिए कि इसका मतलब यहां पर 2 होता है, ठीक। तो एक तो हम इस तरीके से यहां पर इस आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसके बाद दूसरा तरीका इसी का लिखा हुआ केवल इस तरीके से भी मिल सकता है। तो मैंने बताया यहां पर आपको 2 मानना है। इसी तरीके को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है 25 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं वर्गमूल को डिनोट करने के कि इस तरीके से आपको लिख के कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी और आपको बोलेगा कि इस संख्या का आप वर्गमूल निकालिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसी का वर्गमूल आप किस तरीके से निकालते हैं, जब अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे कर्नी इंडिसेस वाले चैप्टर में तो आप देखते होंगे आप 5 का स्क्वायर करते हैं। ये 5 ही का स्क्वायर तो लिखा हुआ है और ये आपका 1/2 लिखा हुआ है। ये 2 से 2 कट जाता है और ये आपका जो है 5 आ जाता है। तो आप ये चीजें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये डायरेक्टली आपका इसके जो वर्गमूल इसका जो है 5 निकल आता है। तो ये तो आप कर्नी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे बेसिक आपको बस समझाया। तो आपको बस यहाँ पर अभी 2 चीजें याद रखनी है कि वर्गमूल को देखिए डिनोट इस तरीके से करते हैं, या तो आप इस तरीके से लिखेंगे या तो इस तरीके से लिखेंगे या तो इस तरीके, तीनों में से कोई भी तरीका आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। और मैंने बेसिक वर्गमूल के बारे में बताया ही था कि वर्गमूल का बेसिक क्या होता है वो आप जानते हैं। मान लीजिए इधर पे कोई n संख्या लिखी हुई है, अगर इसका हम जो है वर्ग कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो ये n स्क्वायर हो जाता था, ये n स्क्वायर। और ये n स्क्वायर क्या है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आती थी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, जो लोग नए हैं वो देख लेंगे। और इसी संख्या का जो हम वर्गमूल करके उसी संख्या को वापस प्राप्त कर लेते थे जिसका वर्ग निकाला गया था, ठीक है, वर्गमूल। तो इसी संख्या का हम वापस जब वर्गमूल करते हैं तो वो संख्या हमें दोबारा मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसमें चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। अब आप ये बताइए मेरे को, आप बचपन में वर्गमूल निकालना खूब पढ़े होंगे, मैं जान रहा हूँ खूब पढ़े होंगे, सभी को आता होगा। और आपने 2 मेथड भी पढ़ रखे होंगे। कुछ लोगों को वो मेथड याद होंगे आज भी और कुछ लोगों को भूल गए होंगे, लेकिन वो बेसिक भी देखिए आना चाहिए। बाकी तो अभी आपको मैं देखिएगा बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो कौन से वो तरीके थे जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं? तो आपने उन तरीकों में वर्गमूल निकालने के लिए पढ़ा होगा। पहली विधि थी एक गुणनखंड विधि, ठीक है। आपने एक विधि पढ़ी होगी गुणनखंड विधि। इसके बाद दूसरी विधि के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा भाग विधि, ठीक। यही 2 तरीके तो हैं वर्गमूल निकालने के, इन्हीं 2 तरीकों से तो आप वर्गमूल निकालते थे। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक। तो उसी एग्जाम्पल को हम पहले गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, फिर भाग विधि से सॉल्व करेंगे, फिर उस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक देख लीजिए, जिनको चीजें अगर भूल गई हैं वो समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया 33 64, ठीक। इसका हमें बोला गया कि भैया इस संख्या का वर्गमूल निकालो, इस संख्या का वर्गमूल निकालो। तो सबसे पहले हम जो है अपनी गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। गुणनखंड विधि से देखिए आप कैसे निकालते हैं, सभी को आता होगा, ठीक है। सभी ने बचपन में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। पेयर बनाते थे पहले, इसके बाद उनका पेयर बना के सबसे एक एक निकाल लेते थे। देखिए किस तरीके से करते थे। मान लीजिए 33 64 ही लिखा है, ठीक। गुणनखंड विधि से इसको किस तरीके से करते थे, इस तरीके से एक डंडा खींचते थे और इसके बाद हम प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करते थे। तो सबसे पहले देखिए हमने 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से जाएगा, ये आएगा 2 अट्ठे 16, इसके 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 841। अब बताइए 841 किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या?
3 से नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आप देख पा रहे होंगे, आप मन में सोच लिया, अब आपको नहीं संख्या मिल रही है, किससे कटेगा? ये देखिए ना 3 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि 841 मैंने किसी का वर्ग पढ़ा था। अब देखिए अगर वर्ग याद होगा तो कितनी आसानी से आप 841 को डिवाइड कर पाएंगे। तो आपको याद आ रहा होगा 841 आपने 29 का वर्ग पढ़ा हुआ था, तो आप डायरेक्टली देखिए ये संख्या 29 से कट रही है। इसके बाद ये 29 से काटेंगे तो 29 बार जाएगा, फिर एक बार 29 से काट देंगे तो ये एक बार चला जाएगा। इस तरीके से आप निकालते थे। इसके बाद 2-2 के आप पेयर बनाते थे, 2-2 के आप पेयर बनाते थे। ठीक है, मान लीजिए 2 संख्या है तो इसमें से आपने एक पेयर ये बनाया, ठीक, एक पेयर ये बनाया, तो इस पेयर से 1 2 निकला, इस पेयर से 1 29 निकला, ठीक, और इसका आप आपस में गुणा कर देते थे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, तो इस संख्या का वर्गमूल जो है 58 निकला। इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से आप करते थे। ठीक, यही अगर हम भाग विधि से करें, अब हम भाग विधि से भी आपको करके बताते हैं। देखिए ये तो बेसिक वाली बातें होंगी जो आपने बचपन में पढ़ी है, इस तरीके से नहीं करना है, मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूं जो आप पहले चीजें जानते थे। ठीक है, जिनको नहीं आती हैं। भाग विधि से देखिए हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले हम संख्या हमने ली थी 33 64, ठीक, इसको इस तरीके से लिख लेते थे, 33 64 हमने लिख लिया, और इस तरीके से कुछ डंडा बनाते थे, इस तरीके से, इसको इस तरीके से बनाते थे, इसको इस तरीके से। अब इसके बाद हम पीछे से राइट साइड से 2-2 के जोड़े बनाते थे। ठीक है, तो हमने पहले देखिए एक जोड़ा ये मिल गया हमको, एक जोड़ा ये मिल गया। अब कुछ लोग कहेंगे मान लीजिए 5 डिजिट होती थी तो किस तरीके से बनाते थे, तो हम एक 0 बढ़ा लेते थे, एक 0 बढ़ा के जोड़ा बना लेते थे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, जब जोड़ा बन गया तो सबसे पहले हम इस संख्या को लेते थे जो लेफ्ट साइड से हमारी जोड़े वाली, मान लीजिए 33 मिला, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करने पर 33 से ज्यादा ना जाए। तो आप देख रहे होंगे 5 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 हो रहा है, 6 का कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। तो मैंने बोला ज्यादा ना जाए, तो पहले वाली संख्या 33 से ज्यादा ना जाए तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो रहा था। ठीक है, तो आप सीधे तौर पे 5 यहां लिखेंगे और 5 ही यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 यहां पर आएगा, और जितना 5 आपने यहां लिखा है उतना ही 5 यहां पर आप जोड़ेंगे भी, तो आपने यहां पर 10 लिख दिया इसको जोड़ के, और यहां पर ये घट जाएगा, 33 में से 25 जाएगा तो ये आएगा 8। ठीक, और इसके बाद ये 864 पेयर को पूरी एज इट इज यहां पर उतार लेंगे। ऐसे ही तो करते थे भाग विधि में। इसके बाद ऐसी संख्या ढूंढिए कि मान लीजिए कि 10 में, मतलब हम किस तरीके से, हम देखिए अब 834 से भाग देने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, ये 10 लिखा है। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जैसे 8 बार हमें मान लीजिए भाग जाना है, हमारा 8 बार भाग जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी कि आपका 864 से ज्यादा भाग ना जाए, या तो कम जाए या पूरी पूरी कट जाए। तो आपको किस तरीके से, मान लीजिए 8 बार आपका भाग जाता है तो 10 के आगे इस तरीके से 8 लिखते थे तो 108 हो गया, और उसी 8 का 8 में आप गुणा करके देख लेते थे। तो आप देख रहे थे तो 88 64 हो रहा था, 6 हासिल, इस तरीके से हो जाएगा 8, तो 864। तो आप देख रहे हैं कि 8 बार जो है पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो भाग जो है कितनी बार, आप इस तरीके से रफ में करके देख लेते थे, पहले रफ में करके आप देख लेते थे, तो आपने देखा कि ये 8 बार भाग जा रहा है। ठीक है, और यहां पर 8 लिखा, यहां पर 864 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप पूरी तरह भाग चला गया, तो इस संख्या का जो वर्गमूल हो गया ये देखिए 58 इस तरीके से भी निकल आया। तो ये तो कुछ बेसिक तरीके हो गए जो हम लोग बचपन में जानते थे, जो जिनको नहीं आता था वो समझ गए होंगे। लेकिन अब आप ये मन में बैठा लीजिए कि इन चीजों का जो यूज जो है अब कंपटीशन के आज के माहौल को देखते हुए नहीं हमें करना है, केवल हमको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आई कहां से हैं। लेकिन अब इन चीजों को, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी बड़े वर्गमूल को, उन सब चीजों पे आज हमें अब चर्चा करनी है। ठीक है, उस सब चीजों पे आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले उन चीजों को करने से पहले मैं आपको टेबल एक बता रहा हूं, एक टेबल बता रहा हूं। टेबल को अच्छे से समझ लेंगे, मान लीजिए, और जिसने टेबल को अच्छे से समझ लिया, मान लेना कि उसका जो वर्गमूल जो है वहीं खत्म, उसको सारा वर्गमूल आ गया। तो एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूं, उस टेबल को बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, तभी आप चीजों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए टेबल में क्या लिखना है, यहां पर लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, इस तरीके से टेबल एज इट इज बना लीजिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या लिखना है आपको, इसका अंतिम अंक लिखना है, अंतिम अंक की बात होगी पूर्ण वर्ग संख्या में भी। ठीक है, इस तरीके एज इट इज टेबल मेरे कहने पे भी बना लीजिए, भी आपको समझ में आएगा। और इधर पे लिखना है आपको वर्गमूल,
वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल लिखना है। और वर्गमूल का भी हमें क्या देखना है इधर पे, अंतिम अंक, जो वर्गमूल हमारा निकल के आएगा उसका हमें अंतिम अंक कौन सा आ सकता है, क्या संभावना हो सकती है, उसकी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, अब पहले तो आप यहाँ पर ये सबसे पहले समझिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारी उसमें क्या नहीं आ सकता। तो मैं आपको पहले दिन से आपको ये बात बता रहा हूं कि उसमें 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो 2, 3, 7, 8 की तो यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे। तो क्या क्या आ सकता है अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए आप अच्छे जानते होंगे कि या तो 0 आएगा उसके अंतिम में जो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, या तो 1 आएगा, ठीक, 2, 3 आएगा नहीं, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, 7, 8 आएगा नहीं, या तो 9 आएगा। भाई यही तो डिजिट केवल पॉसिबल है अंतिम में पूर्ण वर्ग संख्या के, इसके अलावा और कोई डिजिट पॉसिबल है? आप बोलेंगे नहीं, 2, 3, 7, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये डिजिट जब पॉसिबल हैं तो इन डिजिट के भी किसी डिजिट का एक केस बनेगा, किसी डिजिट का 2 केस बनेगा वर्गमूल में। तो अब आप इसको अभी एज इट इज लिख लीजिए, जब सवाल करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, समझ में क्या आएगा, अब आपको देखिए किस तरीके चीजें समझनी है। 0 के केस में आपको लिखना है कि जो वर्गमूल निकल के आएगा उस केस में 0 का अंतिम अंक जो होगा वो 0 ही होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम में 0 है तो जो वर्गमूल निकल के आएगा उसके केस में 0 ही होगा। 1 के केस में आपको देखना है कि 2 केस बनेंगे, जो पूर्ण वर्गमूल निकल के आएगा उसके केस में 2 केस बनेंगे। जो वर्गमूल के अंतिम अंक होगा वहां पर 2 केस बन सकते हैं। क्या 2 केस बन सकते हैं? 1 के केस में या तो 1 आएगा, ठीक है, और या तो क्या आएगा, 9 आएगा। जो वर्गमूल हमारा निकल के आएगा उसके अंत में जो डिजिट आएगी या तो 1 आएगी या तो 9 आएगी। ठीक, 4 के केस में भी 2 केस बनेंगे। क्या 2 केस बनेंगे? या तो हमारा 2 आएगा, ठीक, और या तो हमारा क्या आएगा, या तो हमारा 2 आएगा या तो हमारा 8 आएगा। 64 होता है। 5 के केस में केवल एक ही केस बनेगा, 5 ही अंतिम डिजिट संभावना हो सकती है। 6 के केस में देखिए हमारी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो 4 आएगा, ठीक, और या तो 6 आएगा। ठीक, इसी तरह 9 के केस में भी 2 संभावनाएं हैं। क्या संभावना है? या तो 3 आएगा, जो वर्गमूल हमारा आएगा उसके अंतिम में डिजिट या तो 3 आएगी या तो क्या आएगी, 7 आएगी। इस टेबल को एज इट इज बना लीजिएगा, अभी आपको चीजें देखेगा अब एक बार में क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब हम लोग इसी टेबल का यूज करते हुए जो मैंने पहला एग्जांपल आपको लिया था 33, 64 वाला, अब आप देखिएगा कितनी आसानी से हम करेंगे उसी को। ठीक है, 33, 64। ठीक, अब आपको यहाँ पर भाग विधि और गुणनखंड विधि इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। सवाल आपको देखिए चुटकियों में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस समझिएगा, चीजें आपको एक सवाल में डिटेल में बता रहा हूँ, फिर देखिएगा चीजें आपको कितनी आसानी समझ में आएंगी। तो अब आपको 33, 64 दिख रहा है, तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि राइट साइड से आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो राइट साइड से आपको पेयर बना लेना है 2 डिजिट का, ठीक, और उसको बना के उसको साइड में रख देना है। अभी उसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद 2 डिजिट हटाने के बाद राइट साइड से अंतिम 2 डिजिट हटाने के बाद जितनी भी संख्या बचेगी उसको इस तरीके से लिख देना है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए 33 इधर लिख दे रहा हूं, 64 इधर लिख दे रहा हूं। अभी एक सवाल डिटेल में समझा दे रहा हूं, अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक। तो अभी इसको तो भूल जाना है। अब ये 33 आया, ठीक, और 33 को हम यहां पर n मान लेंगे। अब इसके लिए मैं एक रूल निकालूंगा, ठीक है, फिर इसी सवाल से मैं एक रूल निकालूंगा। अभी आप उसको मैं लिखाऊंगा, अभी आप इसको n मानिएगा, बस सीधे मेरे कहने पे मान लीजिए, ठीक। अब 33 आया, तो अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग मन में निकालना है कि 33 से ज्यादा ना जाए। तो आप देख रहे होंगे 6 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 हो रहा है, तो 36 तो ज्यादा हो रहा है। देखिए आप 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 36, तो 36 तो ज्यादा हो रहा है, तो इसको तो लेंगे नहीं। इसके बाद 36 के ऊपर 5 6 के ऊपर जाएंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25, तो 5 को ही ले लेंगे। तो 5 को जब ले लेंगे तो आपका ये पता चल गया कि जो वर्गमूल की जो इसके वर्गमूल की जो स्टार्टिंग डिजिट होगी, जो आरंभिक डिजिट होगी वो 5 होगी। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक, कंफर्म हो गया। आप एक डिजिट तो आपने निकाल ली वर्गमूल की, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद जो हमने पेयर बनाया हुआ है उस पे आएंगे। उस पे हमें क्या देखना है, पेयर में हमने देखिए 64 निकाला हुआ था, 64 में भी हमें इसकी अंतिम डिजिट देखनी है। अंतिम डिजिट इसकी आ रही है 4। अब हम टेबल पे आएंगे अपने, ये 4 आपको दिख रहा है। मैंने बताया था 4 केस में आपको 2 कंडीशन बनेंगी, या तो वर्गमूल के अंत में या तो 2 आएगा या तो वर्गमूल के अंत में 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग डिजिट तो आपकी वर्गमूल की कंफर्म हो गई। मैं अंतिम डिजिट की बात कर रहा हूं। अंतिम डिजिट या तो 2 आ सकती है, ठीक, या तो 2 आ सकती है,
और या तो क्या है 8 आ सकती है। भाई 5 तो हमारा कंफर्म हो गया ना, 5 तो स्टार्टिंग डिजिट कंफर्म हो गई, कंफ्यूजन तो हमें इसमें है ना इसमें। अब आप ये बताइए किसी भी सवाल के दो आंसर तो हो नहीं सकते, या तो आंसर 52 होगा या तो 58 होगा। अब ये आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि आंसर इसमें क्या होगा? तो उसके लिए नियम लिख लीजिए, उसके लिए नियम लिख लीजिए। नियम क्या लिखना है? ये जो हमने 5 जो इधर पे ये संख्या निकाली हुई थी 5, इसको मान लीजिए ये संख्या x है, ठीक है। ये जो 5 है इसको माना x है, और ये जो संख्या थी ये हमारी n है। तो यहां पर एक रूल लिख लीजिए, रूल, दो रूल है, 0.1 0.2 करके दो रूल हैं, वो लिख लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स n से छोटा है, अगर ये n से छोटा आएगा, n से अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करने पर n से छोटा आएगा तो इसका उल्टा हमें लेना है। तो आंसर जो है हम बड़ी संख्या लेंगे, इस तरीके से लिख देगा, बड़ी संख्या लेंगे। इस तरीके से कॉपी में भी लिख लीजिएगा, अभी समझ में आएगा। बड़ी संख्या लेंगे, इस तरीके से रूल लिख लीजिए। एक हो गया। रूल नंबर 2 क्या लिखना है? रूल नंबर 2 लिखना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है हमारा बड़ा आता है n से, तो मैंने बोला उल्टा लेंगे। अगर बड़ा आता है तो छोटी संख्या लेंगे, ठीक, छोटी संख्या लेंगे। ये आपने रूल लिख लिया, इसको साइड में कहीं पर भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपकी बहुत ज़्यादा भी हेल्प करने वाला है, ठीक, आंसर को क्लैरिफाई करने के लिए। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया आपने, तो आप इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख रहे हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 करने पर 25, 25 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 30, 30, और 30 आप देख रहे हैं कि 33 से छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। और जब छोटा आ रहा है तो छोटा के केस में मैंने बोला कि जब ये n जो है हमारा छोटा, n से छोटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है? 58 तो है, देखिए आपका आ गया। तो ये सवाल देखिए मैंने आपको कितना डिटेल में समझाया। अब आप देखिए कई लोगों को इसमें अभी थोड़ा सा समझ में कम आया होगा क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें टिपिकल हैं, लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अब देखिएगा मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, कुछ क्या आज हम वर्गमूल पर ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि वर्गमूल थोड़ा सा कठिन टॉपिक है आप लोगों के लिए, थोड़ा समझ से कम आएगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगा। और कन्फ्यूजन जो होता है छोटा बड़ा जो संख्या लेते हैं करने में, इसी में होता है। एक बार समझ लेंगे, बस आपको उल्टा करना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है हमारा बड़ा आ रहा है तो छोटा लेना है, अगर छोटा आ रहा है n से तो हमें बड़ी संख्या लेनी है। ये मन में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, ठीक। तो अब मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया 2809, ठीक, 2809 हमने एग्जांपल लिया। अब हमसे बोला गया कि इस संख्या का भैया वर्गमूल निकालो, ठीक। तो वर्गमूल इस संख्या का अगर हमें निकालना है तो मैंने सबसे पहले बोला था कि राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, एक पेयर बनाना है केवल। इसके जितनी भी संख्या बचती है उसको एज इट इज पूरा लिखना है। तो अभी इसको पेयर बना लिया और इसको अभी साइड में रख लिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 28 आपका बचता है, तो 28 ऐसा कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 28 से ज्यादा ना जाए? तो आप देखेंगे 5 ही वो संख्या है जो स्क्वायर करने पर 28 से ज्यादा नहीं जाएगी, 25 आता है। तो स्टार्टिंग डिजिट तो हमें वर्गमूल की कंफर्म हो गई। अब 9 के केस में देखिए दो संभावनाएं बन रही, या तो 3 आएगा वर्गमूल की अंतिम डिजिट, या तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। बस 7 49 होता है, उसमें भी 9 आता है, और 3 तरह का 9, 3 का स्क्वायर करते उसमें भी 9 होता है। तो दो ही केस तो संभव है, 3 या तो 7। तो यहां पर या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है, ठीक। इन्हीं दो में से तो कोई आपका आंसर आएगा, ठीक। लेकिन अब आप कंफर्म कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था यहां पर क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करना है। तो इसमें से 5 आपका जो है ये क्या है, ये x है, और ये 28 क्या है, ये मैंने n बताया था। तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 30, 30 हो गया। और 30 जो है हमारा 28 से बड़ा आ रहा है, और जब ये बड़ा आ रहा है तो मैंने बोला कि छोटी संख्या आपको लेनी है, छोटी संख्या लेंगे। और छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 53 और 57 में, ये तो आप अच्छे से जान ही रहे होंगे 53 है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 53 हो जाएगा। चीजें समझ पाए? तो देखिए आपने इतने कठिन वर्गमूल को कितनी आसानी से कर लिया। तो अब मैं आपको कुछ वर्गमूल दे रहा हूं, कुछ मैं आपको वर्गमूल दे रहा हूं। मेरे साथ कॉपी पेन आप लिए होंगे अच्छे से, उनमें मेरे साथ निकालते चलिए, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया इन संख्याओं का मुझे वर्गमूल निकाल के बताइए। तो अब आप जानते हैं कि जो भाग विधि और गुणनखंड विधि से करेंगे वो भैया 5 मिनट 10 मिनट आराम से लेंगे और करते रहेंगे, वो पेपर में अदर सवाल छूट जाएगा उनका। लेकिन मैंने अब आपको कितना आसान तरीका होता है जिससे आप चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। आपने पीछे से 2 का पेयर बनाया, 2 डिजिट का पेयर बना लिया, उसको साइड में रख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसका जितनी भी डिजिट बचती है 43 बचा, तो अब आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर 43 से ज्यादा ना जाए। तो अब आपको दिखेगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 7 का करेंगे तो 49। तो 7 तो ले नहीं सकते, 6 ले सकते हैं। तो 6 डिजिट तो कंफर्म हो गई, वर्गमूल की स्टार्टिंग डिजिट तो 6 हो गई आपकी। अब अंतिम डिजिट में आपका देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 के लिए मैंने बताया कि 2 केस होंगे। क्या 2 केस होंगे? या तो आपका 4 आएगा और या तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 के केस में भाई 2 ही केस तो संभव है, या तो आपका 4 आएगा और या तो आपका 6 आएगा। तो यहां पर या तो आपका 64 होगा या तो आपका 66 होगा इसका आंसर। अब इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? तो अब आप इसको 6 स्क्वायर प्लस 6 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6 36 और 42। 42 जो है हमारा क्या 43 से छोटा है। और जब मैंने बोला था छोटा आएगा तो छोटे केस में क्या लेंगे, उल्टा लेंगे। तो उल्टा मतलब कि बड़ा लेंगे, तो बड़ी संख्या लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितनी आसानी से निकाल लिया। अब देखिएगा और डायरेक्ट करते हैं, अब इतना डिटेल में नहीं करेंगे, और डायरेक्ट करते हैं। हमने जोड़ा बनाया, इसके बाद यहाँ पर 47 होता है, तो अगेन यहाँ पर 6 लेंगे। इसके बाद 1 होता है, तो 1 के केस में 1 और 9 पॉसिबल होगा, तो 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर 6 9 हो जाएगा। और इसके बाद 6 का अगर केस लेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42। और 42 जो है हमारा 47 से छोटा है, और छोटा है तो बड़ी संख्या लेंगे 69। देखिए 69 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो चीजें जो है कई लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करूंगा ऐसी। इसके बाद इधर से देखिए हमने 2 का पेयर बनाया। अब देखिए थोड़ा सा और अच्छे समझिएगा, बार बार चीजों को समझिए, कई सवालों में समझ आएगा। राइट साइड से आपने 2 डिजिट का पेयर बना लिया, इसके बाद क्या बचता है 53। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर कीजिए जो 53 से ज्यादा ना हो, तो 6 6 36 होता है, 7 49 होता है। तो आप देखेंगे कि 7 ही आप ले पाएंगे, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 7 आपकी स्टार्टिंग डिजिट तो वर्गमूल की कंफर्म हो गई। 9 के केस में या तो 3 आएगा और या तो क्या आ सकता है आपका 7 आ सकता है। तो यहां पर या तो 73 होगा और या तो आपका क्या होगा 77 होगा। अब आप इसको क्लियर कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 7 करेंगे तो 49 प्लस हो जाएगा 7 56। 56 जो है हमारा क्या है 53 से बड़ा आ रहा है, और बड़ा आ रहा है तो छोटी संख्या लेंगे। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने किया। इसी तरह 21 16 लीजिए, तो आपने पेयर बनाया, इसके बाद 21 करने के लिए 4 चौको 16 होता है, तो आपने 4 ले लिया। 6 के केस में आप देख रहे हैं कि 2 संभावनाएं आपकी हैं, या तो आपका इधर पे 4 आएगा, ठीक है, और या तो इधर आपका 6 आएगा। तो इधर पे या तो 4 आएगा या तो इधर पे 46 आएगा इधर पे, ठीक है, या तो इधर 44 आंसर होगा या 46। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 करेंगे आप तो कितना आएगा 16 4 20 20 आया। और 20 जो है हमारा क्या है 21 से छोटा है, और छोटा है तो छोटे केस में हम क्या लेंगे बड़ा लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 46। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें और समझ में आई होंगी। अब देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं जिसको आपको देखने से डर लगता है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से हम उनका वर्गमूल निकाल पाएंगे। अब देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब इनको आप लोग जो कॉपी लेके आप बैठे होंगे तो आप इनको निकालने की खुद से भी कोशिश कीजिए, मेरे साथ में मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालिए, ठीक है। तो देखिए जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं एक सवाल और थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं इसके आगे, और जिनको आ गया वो सारे सवालों के आंसर जो है निकाल के कमेंट करिए, सारे सवालों के आंसर निकाल के कमेंट करिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो पीछे से मैंने बोला कि इधर राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, तो आपने पेयर 2 ही डिजिट का पेयर बनाना है क्योंकि वर्गमूल की बात हो रही है, तो आपने पेयर बना लिया। अब संख्या बची है आपकी, देखिए जितनी भी संख्या बची पूरी एक साथ ले लेनी है। n बचा हमारी, n संख्या हो गई 148। अब किस संख्या का वर्ग करने पे 148 से ज्यादा ना जाए, तो आप देख रहे होंगे अब जिनको वर्ग याद है वही कर पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे 12 का जब आप वर्ग करते हैं तो कितना होता है 144 होता है, और 13 करते हैं तो 169 होता है। तो 169 तो देखिए ज्यादा हो जाएगा 148 से, तो यहां पर आप कौन सी संख्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग देखिए हमारी डिजिट जो है स्टार्टिंग की 12 जो हमारी संख्या ये कंफर्म हो गई वर्गमूल की, 12 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए जो हमने पेयर बनाया इसमें 2 केस संभव है, या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 आएगा। तो यहां पर 122 हो सकता है, या फिर यहां पर क्या है 128 हो सकता है। अब इसमें क्या आंसर जो हमारा करेक्ट होगा,
कौन भाई, दोनों आंसर तो नहीं हो सकते ना, एक ही आंसर लेना है ना। तो मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करना है, अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस 12 करना है। तो 12 का स्क्वायर किया तो आपका हुआ 144 प्लस 12, तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 156। और आप देख रहे होंगे 156 जो है हमारा क्या है, 148 से बड़ा है। और जब मैंने बोला था कि बड़ा आए तो उस केस में उल्टा लेना है, बड़ा आए तो छोटा लेना है, छोटा लेना है तो छोटे केस में इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक, अच्छे से चीज समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे, देखिए इसका हमने पेयर बनाया 89, ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, इसके 9 के केस में या तो 3 हो सकता है यहाँ पर, या तो 7 हो सकता है, और इधर पे 136, तो 136 जो है अगेन जो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो रहा है, देखो 36 से ज्यादा हो रहा है। अब 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 121, तो ये कंफर्म हो गया। अब या तो यहाँ पर 113 आएगा या तो 117 आएगा। अब क्या आएगा, तो ये हम करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 121 प्लस 11 आपका क्या हो जाएगा, 131 और 132, 132 होगा, जो 132 जो है 136 से छोटा है, और छोटा है तो बड़ी संख्या लेंगे। ठीक, 117 जो इसका आंसर हो गया। कितनी आसानी से आपने निकाला। इस तरीके से इसका पेयर बनाया, 4 केस में या तो संभावना 2 की होगी या तो 8 की होगी। 125 है, 125 के लिए आप देखिए 12 का स्क्वायर का 144, 11 करेंगे तो 121, अगेन 11 आया, या तो 112 होगा आंसर या तो 128 होगा। ठीक है, 112, 128 नहीं, 118, या तो 118 होगा। इसके बाद 11 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे तो 121 प्लस 132। अब 132 जो है हमारा 125 से जो है बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 112। ठीक, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और इसको सॉल्व करते हैं। आपने पेयर बनाया, 5 के केस में मैंने बोला था कि एक ही कंडीशन संभव है, केवल 5 ही आ सकता है, तो इसमें तो आपको देखिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जब 5 के केस में एक ही कंडीशन संभव है कि 5 ही आ सकता है, तो अंतिम डिजिट देखिए 5 तो हो ही जाएगी भाई, 5 में एक ही कंडीशन है। और 132 है तो 132 में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, आपको पता है, तो अगेन आप यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 115। कितना आसान है, तो एक ही बार में हो गया 5 के केस में। तो इसके बाद 16, इसके बाद देखिए इस केस में 16 या आ रहा है तो 6 आ रही है अंतिम डिजिट। अंतिम डिजिट यहाँ पे 4 संभव है, या तो क्या संभव है, 6 संभव है। ठीक, और 108 जो है तो 108 किसका, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ रहा है, 10 का करेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो आएगा आपका 110। 110 जो है हमारा 108 से बड़ा है। और जब मैंने बोला बड़ा आएगा तो बड़े केस में उल्टा लेंगे, मतलब छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे तो छोटी संख्या में क्या आ जाएगा हमारा, 104 आ जाएगा। इसका सवाल आंसर जो हो जाएगा 104 आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो देखिए कितनी बड़ी बड़ी 5 अंकों की डिजिट हमने सॉल्व कर ली। अब इसी तरह से हम 6 डिजिट वाली संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 डिजिट वाली संख्याओं को। लेकिन अब आपको यहां पर यह याद रखनी कि जितनी बड़ी डिजिट होगी आपको उतने ही बड़े संख्याओं को वर्गमूल याद होना चाहिए। तो मैक्सिमम आपको पेपर में जो है 5-6 डिजिट तक देता है लगभग। तो अब आपको 35 तक तो मैंने देखिए वर्ग याद ही कराए हुए हैं ना, 35 तक तो वर्ग याद ही कराए हुए हैं। मुझे एक वर्ग बता दीजिए 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का वर्ग क्या होता है। तो आप सभी जान पा रहे होंगे 34 का मैंने बताया था 1156 होता है 34 का। 33 का मैंने क्या बताया था 1089। 32 का बताया था 1024, ठीक है 1024। 35 का बताया था क्या 1225, ठीक है। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको सारे वर्ग याद हो पा रहे होंगे। तो ये हमने देखिए वर्गमूल के सवालों को कितनी चुटकियों में इनको सॉल्व किया। अब इन्हीं वर्गमूल के सवालों में दशमलव वाली संख्याएं अगर पेपर में आ गई, ठीक, कि दशमलव देकर आपको पूछ दिया गया सवाल कि भैया इनका वर्गमूल निकालो, तो किस तरीके से करेंगे। अब हम दशमलव वाली संख्याओं को देख लेते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में देखेंगे कि दशमलव सम अंक स्थान पर लगा है तो किस तरीके से करेंगे, अगर विषम स्थान पर लगा है तो किस तरीके से करेंगे। उन सब चीजों को जो है हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर एक हेडिंग लगाइएगा आप, उसी हेडिंग के अंतर्गत वर्गमूल के अंतर्गत ही एक सब हेडिंग लगाइएगा कि दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे और दशमलव संख्याओं का ही वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा दशमलव संख्याओं का वर्ग। इसी में हम वर्ग भी देख लेंगे और वर्गमूल भी देख लेंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है। कि दशमलव संख्या केस में कैसे, अगर मान लीजिए दशमलव में आ गया आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए तो किस तरीके से करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं, ठीक।
वर्ग में हमें क्या देखना है, वर्ग में देखिए अच्छे से, मान लीजिए संख्या दे दी गई हमें कि 0.8 संख्या है, ठीक, इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, ठीक। तो अब आपको अगर वर्ग याद है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, लोगों को दशमलव लगाने में बड़ी समस्या आती है कि दशमलव कितनी डिजिट पे लगेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ वर्ग के केस में भी समझिएगा और वर्गमूल के भी केस में समझिएगा। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक। वर्ग के केस में क्या समझना है आपको, और इधर पर जो बात करेंगे हम लोग वर्गमूल की बात करेंगे, ठीक है। इधर पे जो बात करेंगे वर्गमूल की बात करेंगे। तो मान लीजिए मैंने बोला 0.8 का हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सभी को आपको पता होगा कि आप अभी ये पॉइंट को भूल जाइए, दशमलव को अभी जो लगा इसको भूल जाइए। अभी आप केवल आपको यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो सीधी सी पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है 64। आप इस तरीके से एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, अब आपको गिनना है दशमलव के बाद कितनी डिजिट है। तो आप देख रहे हो, देखिए कितनी बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये चीजें दशमलव वाली चीजें आपको हमेशा दिक्कत करती हैं, जिनका बेसिक गड़बड़ है, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं कि आप देखिए दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ना। तो जितनी डिजिट होंगी उसी में 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसी में 2 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब दशमलव के बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 आएगा, अर्थात 2 अंक पर दशमलव लगेगा, ठीक। तो 2 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट कर दीजिए। आप ये चीज़ अच्छे समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.0008, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। अब आपसे बोला गया कि इसका वर्ग करिए, तो अभी आप दशमलव भूल जाइए, आपको यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 8 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 64 होता है, ठीक। अब मैंने बोला कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट है तो 4 में 2 का गुणा करा दीजिए, 4 दूनी 8, अर्थात 8 अंक दशमलव के 8 डिजिट होंगी, दशमलव के बाद 8 डिजिट होंगी। तो दशमलव जो लगेगा हमारा 8 डिजिट के पहले लगेगा। तो 2 डिजिट तो हमको मिल चुकी हैं ऑलरेडी, तो इसके पहले क्या है, 6 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां पर दशमलव लगेगा, ठीक, यहां पर दशमलव लगेगा, इस तरीके से, इस तरीके से दशमलव लगेगा। 4 मतलब जितना पे दशमलव लगा है, जितनी डिजिट के पहले, उसका डबल हो जाता है उधर पे, उतने उसका डबल प्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहां पर वर्ग की बात हो रही है। और देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा है 0.00005, तो इसका हमें पता है 5 आपको दिख रहा है, तो 5 का वर्ग क्या होता है, आप सीधे तौर पे जानते हैं 25 होता है, ठीक, 25 होता है। अब दशमलव कितनी, दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिख रही हैं। तो दशमलव कितनी डिजिट के पहले लगेगा, 12 डिजिट के पहले। 12 का मतलब कि 2 डिजिट तो आपको ऑलरेडी दिख रही हैं, 2 डिजिट तो आपको ऑलरेडी दिख रही हैं, अर्थात 10 जीरो इसके पहले और होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आकर दशमलव लगेगा, ठीक। आप ये देख पा रहे हैं। तो आपने यहां पर क्या निष्कर्ष निकाला, अब आप यहां पर निष्कर्ष देख लीजिए, आपने यहां पर क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक। कितने अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 पे था तो 12 डिजिट पे लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब आपने यहां पर क्या निष्कर्ष निकाला, मेन यहां पर निष्कर्ष देखना है कि दशमलव के बाद जितनी डिजिट है उसमें 2 का गुणा करा देते हैं। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा कि 2 से गुणा करते हैं, मन में रखिएगा, ठीक है। इसको कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। दशमलव का निर्धारण करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। किसमें 2 से करते हैं, तो जिन लोगों को लिखना है वो भी लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद जितनी डिजिट होती हैं, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद डिजिट के नंबर में, डिजिट के नंबर में, दशमलव के बाद डिजिट के नंबर में जितनी डिजिट होंगी, जितने डिजिट नंबर होंगे उसमें 2 से गुणा करते हैं। मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2 से इसमें गुणा करते हैं। अब यही बात हम वर्गमूल के केस में देखते हैं। मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालने को आ गया कि 0.64 का इसका भैया वर्गमूल निकाल लो, ठीक, इसका वर्गमूल निकालो। तो अभी आप देखिए दशमलव को भूल जाइए, 64 का आपको पता है वर्गमूल, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको 4 दिख रहा है अंतिम में, ठीक, 4 दिख रहा है, मतलब सम संख्या है। और इसके 2 डिजिट जो हैं क्या है, 4 से डिवाइड भी हो रहे हैं,
ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कंफर्म है और आपको पता भी है ये 8 का स्क्वायर होता है। तो आप अभी दशमलव भूल जाइए, तो आप यहाँ पर पहले 8 लिख दीजिए। अब आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो अब यहाँ पर जो दशमलव आएगा, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 डिजिट रह जाएगी, अर्थात जितनी दशमलव के बाद यहाँ पर डिजिट है उसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। इसमें हम गुणा करते हैं, इसमें हम भाग करते हैं 2 का। तो देखिए 2 डिजिट है तो 2 का यहाँ पर हम भाग कर देंगे, तो 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट यहाँ पर। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा है 0.0064, ठीक, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, समझ पा रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 64 का आपको पता है कि 8 होता है, आपने 8 लिख दिया। 64 का आपको पता है कि 8 होता है, आपने 8 लिख दिया। अब इसको करेंगे कैसे, दशमलव के बाद देखिए कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 होता है, अर्थात दशमलव के बाद 2 डिजिट बचेंगी। दशमलव के बाद कितनी डिजिट बचेंगी, 2 डिजिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए जिनको दशमलव लगाना नहीं आता है वो मैंने उनको बता दिया कि कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निष्कर्ष निकला, इस तरीके से कितने बड़े एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। किस में भाग करते हैं, दशमलव के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं उसमें हम भाग कर देते हैं और जो आंसर आता है उतनी ही दशमलव के बाद डिजिट रखते हैं। तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष में इस तरीके से चीज़ें बेसिक लिख लेनी है। कितना भी बड़ा सवाल दे देगा तो आप चीज़ों को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो ये तो कुछ बात हो गई दशमलव संख्याओं की। अब इसी में से कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जिनके देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं, जो मैंने अभी आपको वर्गमूल निकालना बताया उसी में से कुछ बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। आपके मन में होगा कि 64 का तो देखो हमको याद है, ठीक, लेकिन मान लीजिए कि जिन संख्याओं का हमें वर्गमूल, बड़ी बड़ी संख्याओं का हम निकालते हैं, उनमें दशमलव कैसे लगाएंगे, ठीक, तो वो बता देता हूं। लेकिन उसके पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा। क्या पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि दशमलव के बाद अगर विषम डिजिट हैं, दशमलव के बाद मतलब दशमलव के बाद विषम डिजिट कहने का मतलब कि दशमलव अगर विषम डिजिट पे लगा हुआ है, समझ रहे हैं, तो उस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक, कहने का मतलब है यदि दशमलव का स्थान, यदि इस तरीके से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि दशमलव का स्थान, यदि दशमलव का स्थान विषम है, यदि दशमलव का स्थान विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, इस तरीके को चीज़ों को नोट कर लीजिए। अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, इस लाइन को लिख लीजिए। यदि दशमलव का स्थान विषम है, मतलब दशमलव जो लगा हुआ है और उसके बाद विषम डिजिट है, अगर दशमलव लगा हुआ है उसके बाद विषम डिजिट है, तो उसका क्या नहीं निकलेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। भाई वर्ग निकल सकता है, वर्ग तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर विषम स्थान पर है तो उसका हम क्या है, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए भाई 64 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया गया कि 0.064 का वर्गमूल निकालिए, ये दे दिया गया। तो बहुत से लोग होंगे, इसका देखिए अब मैंने बता दिया है तो शायद कर लेंगे बहुत से लोग। इसका आप सीधे तौर पर इसका आप कई लोग इसका आंसर 8 रखेंगे और इसके बाद कुछ अंक बाद, मान लीजिए 1 अंक बाद ही भाई 3 अंक पर है, तो वो आप ढूंढेंगे कि 1.5 अंक पर हम लगा दें। भाई 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 ही तो आएगा। अब 1.5 पे किस तरीके से आप दशमलव लगाएंगे, मेरे को आप ये बताओ। तो सीधी बात है, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। आप यहाँ पर ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। और किस तरीके से मैंने बोला, देखिए दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट दिख रही है, 1 2 3। तो यही कहने का मतलब है कि दशमलव का स्थान अगर विषम है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो मतलब विषम हो गया। जब विषम हो गया तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यह संख्या फिर पूर्ण वर्ग नहीं
होगी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस संख्या का हम वर्गमूल इस तरीके की संख्याओं का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप ये चीज अच्छे समझ पा रहे होंगे, ये चीज अच्छे समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से मान लीजिए लिखा है 0 0 0 25, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। देखिए इस संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते भाई। 5 का हम आधा करेंगे, 5 का मान लीजिए वर्गमूल निकालने के लिए जो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे दशमलव के स्थान डिजिट में, तो किस तरीके से हम आधा करेंगे, 2.5 आएगा तो 2.5 अंक के बाद हम कैसे दशमलव लगाएंगे, आप मेरे को बताओ ना। तो ये चीज पॉइंट अच्छे से नोट करिएगा, ठीक। अब इसी में से मान लीजिए दशमलव तो आपका विषम स्थान पर है तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए सम स्थान पर है तो उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलेगा, उनका हम 1-2 एग्जाम्पल आपको लेके समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लिखा हुआ है 23.04, ठीक। आप ये चीज देख पा रहे हैं। अब इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए वही तरीका जो मैंने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया कि चुटकियों में आप वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी जो दशमलव लगा है इसको भूल जाइए। ये मान लीजिए लिखा हुआ है वही 2304, ये वही 2304 लिखा हुआ है और इसी का हमको वर्गमूल निकालने को दिया गया है। सिंपल सा आप ये समझिए, ठीक। अब आप जब 2304 इसको समझेंगे तो मैंने क्या तरीका बताया था, पेयर बनाया आपने पीछे से, इसका 23 बचा, तो 23 का मतलब कि 4 चौको 16 होता है, 4 स्टार्टिंग डिजिट हो गई। और 4 के केस में 2 केस संभव, क्या केस संभव, एक तो 2 संभव, एक 8 संभव, या तो 42 होगा या 48 होगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 16 4 20 होगा, और 20 जो है हमारा 23 से क्या है, छोटा है, और छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हम 48 तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने सिंपल तरीके से कर लिया। लेकिन अब यहां पर हम दशमलव, अब यहां पर दशमलव बात करेंगे कि दशमलव के बाद देखिए आपकी कितनी डिजिट हैं। दशमलव के बाद आप देख पा रहे हैं 2 डिजिट हैं, और जब 2 डिजिट हैं तो वर्गमूल केस मैंने क्या बताया था, भाग देते हैं, तो 2 का 2 में भाग दे देंगे, 1 आएगा। तो 1 दशमलव के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए दशमलव यहां पे लगा देंगे, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 4.8 भाई, 2 डिजिट दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद यहां पर 1 डिजिट रह जाएगी, वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह एग्जाम्पल जो हमने पहला लिया था, देखिए 3364 लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए 0.3364 ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको अच्छे से मैंने बताया था कि इसका वर्गमूल क्या निकल के आया था, अगर याद नहीं है, मुझे तो याद है, देखिए 58 था इसका वर्गमूल, लेकिन फिर से निकाल के देख लीजिए कि आप अभी दशमलव को भूल जाइए। 3364 अभी याद रखिए, 3364, तो 33 में किस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, 33 ज्यादा ना है तो आप 5 देखेंगे, और 4 केस में वही 2 संभव है या तो 8 संभव है, तो या तो 52 होगा या तो 58 होगा, ठीक। और 5 स्क्वायर प्लस 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 जो है हमारा क्या है, 33 से छोटा है, जब छोटा है तो बड़ी संख्या लेंगे तो 58 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन दशमलव आप देखिए कितने, दशमलव बाद कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 को आप 2 से भाग करेंगे ना, 4 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 2, मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.58, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए चीजें कितनी आसानी से आप टैकल कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अभी तक सारी क्लास में, पूरी क्लास में जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में वर्गमूल कितनी आसानी से आपने चुटकियों में वर्गमूल को सॉल्व किया। अब अगली क्लास में इसी तरह आप देखेंगे घनमूल को, तो आप इससे भी जल्दी सॉल्व करेंगे। वर्गमूल में तो आपको शायद मुझे लग रहा है कि 4-5 सेकंड या 10 सेकंड का समय लग भी रहा है, लेकिन वर्गमूल, घनमूल तो आप देखेंगे कितनी आसानी से आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम घनमूल और घन और घनमूल के बारे में, क्यूब रूट के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिनको क्लास समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों। आपसे रोज यही बात बोलता हूं, आप अपने टीचर को सपोर्ट करते रहिए और हम लोग मिलकर जो सभी लोग जो है बहुत ही अच्छा करेंगे। सभी लोग परीक्षा जो है आप लोग बहुत अच्छे अंकों से पास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर मैक्सिमम करें, कई लोगों तक पहुंचे जो निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।